नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत राव। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर जहां प्रदेश के अन्य कोनों में और इसके साथ ही अन्य राज्यों में चर्चाओं का विषय है और योगी मॉडल की सराहना की जाती है, तो वहीं विपक्ष योगी सरकार को घेरने के अपने मकसद और उम्मीदों को कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रतिफल लेना चाहती है। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार योगी सरकार को हराने में विपक्ष नाकामयाब रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार माफियाओं, अपराधी और पेशेवर अपराधियों पर लगाम लगाने में सबसे आगे रही है। यहां तक कि योगी सरकार का मॉडल अन्य सरकारों ने अपनाया है। यहाँ के अगर बुलडोजर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश हो या अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, असम हो, वहां भी इस बुलडोजर का प्रयोग किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े पेशेवर अपराधियों और माफियाओं को धूल चटाने का काम किया और आप कहें तो उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम किया है। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अशोक सिंह जी हैं। उनसे जान लेते हैं कि आखिर में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार या उसकी कानून प्रणाली को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो कितने लाजमी हैं और पूर्व की सरकारों के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार बनी है तो कितना बदलाव उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था किस नज़र से आप देखते हैं? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अगर पहले की तुलना में अब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ हो गई है। पहले जैसा होता था कि अक्सर चेन स्नैचिंग और डकैती की घटनाएं होती थीं, उससे उत्तर प्रदेश में अब काफ़ी कानून व्यवस्था में लगाव रुकावट आई है। जी, मुझे ऐसा पहले से लगता है कि कानून व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ होती जा रही है और अभी थोड़ा-सा और सुधारने की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल। एक चीज़ और कही जाती है, उत्तर प्रदेश के मुखिया खुद योगी आदित्यनाथ कई मंचों पर कहते हुए सुने गए हैं और इसके साथ ही तमाम मंत्री या भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पेशेवर अपराधी थे, माफिया थे, वो अब प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं। तो आखिर में जिन लोगों का नाम आ रहा है कि वो अभी भी अपराधी हैं, उत्तर प्रदेश में विधायक हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों से वो ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसे लोग कहाँ के हैं और ये सवाल उठना कितना लाज़मी है? ये सच है कि कुछ लोग राजनीतिक गलियारों में किसी कारणों की वजह से एंट्री पाने में सफल हो गए हैं जी, और वो लोग अब सत्ता के गलियारों में हैं और विधायक हैं, सांसद हैं, जी, जिनके ऊपर अभी भी केसेस चल रहे हैं। जी। लेकिन जब तक उन केसों में कोई डिसीजन नहीं आ जाता तब तक उनको अपराधी कहना सही नहीं होगा। हुँ, बची बात अभी जो आपके और अपराधी हैं, ये धीरे-धीरे पलायन कर रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा बहुत सारे कैदी अपने टी-शर्ट्स पे लिख के थानों में सरेंडर कर रहे हैं जी, जी। और लगातार कह रहे हैं कि उनको एक बार बख्श दिया जाए, जिससे वो यहाँ से उत्तर प्रदेश छोड़ के जाने के लिए लगातार कहते हैं, जेलों में रह रहे हैं। जी। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं योगी सरकार अपना मैसेज देने में पूर्णतः असफल हुई है और अपराधियों के मन में काफ़ी डर व्याप्त हो गया है। निसंदेह बिल्कुल देखिए अपराधियों के मन में जहाँ डर है और कई बार ऐसे आप लोगों ने दृश्य भी देखे होंगे, तमाम अपराधी खुद अपने गले में तख्ती बांधकर थाने पहुंचे हैं। एक सवाल और आपसे है कि कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से योगी सरकार बुलडोजर सामने लेके आई है, जिस पर तमाम सवाल भी खड़े हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने यह दिखा दिया कि बुलडोजर के साथ है। फिर भी विपक्ष सवाल उठाता है कि बुलडोजर से कानून व्यवस्था खराब हो रही है, न्यायपालिका ध्वस्त दिखाई दे रही है। इसको कितना सही मानते हैं आप? मेरे नज़र से अगर आप देखें तो मैं इसको सत्य मानता हूँ, सही है ये। क्योंकि जब पहले अपराधी क्या होता था कि आपके साथ गया और छूट गया, कोर्ट कचहरी से छूट गया, तो आके उसका जो बेसिक वित्तीय स्थिति थी, वो सुदृढ़ रहती थी। जी, लेकिन इधर लगातार जब से इनका बुलडोज़र चलना शुरू हुआ है, तब से उसकी रीढ़ की हड्डी एक तरीके से देखा जाए, मकान तोड़ देना, उसकी ज़मीन जायदाद ले लेना और उनको तो इन वजहों से मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था में इसका एक मैसेज भी गया है कि लगातार बुलडोज़र चलने से कि आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, इससे अपराधियों में एक डर का माहौल है। और वो लगातार कहीं न कहीं इस वजह से वित्तीय स्थिति टूटने की वजह से दोबारा अपराध करने में घबराते हैं और वो लगातार इस चीज़ के लिए कोशिश करते हैं कि उनसे किसी तरीके का अपराध ना हो, क्योंकि इससे उनके और उनके परिवार दोनों पर असर पड़ता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अपराधी हैं या जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी नज़ारे सामने आए हैं, जैसे ललितपुर में एक पत्रकार के घर पर
प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाया जाना, इसके साथ प्रयागराज में एक पत्रकार के घर पर बुलडोजर चलाया जाना और साथ ही साथ कानपुर देहात में भी एक घटना हुई थी जिसमें माँ बेटी की जलकर मौत हो गई थी और वो बुलडोजर का विरोध कर रही थी और उनकी मृत्यु हो गई, जिसको लेकर विपक्ष ने लगातार योगी सरकार को घेरा। ये कितना ठीक है कि अपराधियों पर बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी सामने सवाल भी आते हैं, कई दृश्य भी ऐसे सामने आते हैं कि अधिकारी ऐसी कुछ द्वेष भावनाओं के साथ या तमाम नेताओं के दबाव में कर ऐसी कार्रवाई करते हैं जिससे सरकार की छवि के ऊपर सवाल भी खड़े होते हैं। ये बात सच है कि किसी भी शासन प्रशासन में कुछ ऐसे अपराधी टाइप के अधिकारी भी आ जाते हैं जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है और वो अपनी तानाशाही प्रवृत्ति से शासन प्रशासन की छवि को धूमिल करते हैं। करीब कई बार अचानक इस तरीके की घटनाएं आपने भी देखी होंगी कि जब वो जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में आके इस तरीके की घटनाएं कर देते हैं, जिससे योगी सरकार की निश्चित रूप से छवि खराब हुई है और योगी सरकार इस पे लगातार काम भी कर रही है कि आगे इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। विपक्ष ये भी सवाल अशोक जी करता है लगातार कि अगर बुलडोजर से ही न्याय होता है तो न्यायपालिकाओं को बंद कर देना चाहिए। क्या ये ठीक है कि बुलडोजर से न्याय होना चाहिए या यह सत्य है कि न्यायपालिकाओं को अब बंद कर देना चाहिए? हालांकि अपराधी पीछे जा रहे हैं, उन्हें मिट्टी में मिलाया जा रहा है, लेकिन बेकसूर लोग भी कहीं ना कहीं इसमें पीड़ित होते हैं, शोषित होते हैं और कई लोगों की बुलडोजर की कार्रवाई में जान भी गई है। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि इसमें प्रशासन फेल है या सरकार फेल है? जहाँ तक इन स्थितियों की बात है, इसमें देखिए शासन प्रशासन में कई बार शासन की नीतियाँ सही से पहुँचाना प्रशासन का ही काम होता है। जी। चूँकि प्रशासन कई बार अपने मामलों में इस तरीके से प्रॉपर इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। जैसे आपने अभी कुछ घटनाओं का बताया कि जैसे बुलडोज़र चल गए या इस तरीके की जो जैसे अचानक किसी का घर गिरा दिया गया, कुछ निर्दोष लोग मारे गए। देखिए अपराधी अपराधी होता है जी। और जब अपराधी अपराध करता है तो अपराधी जब भाग रहा होता है तो देखिए अपराधी और पुलिस दोनों की ही जान होती है जी। और कई बार पुलिस वाले भी अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाते हैं। इसमें कई बार होता ही है कि कई बार निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं, ये दुखद है। लेकिन इसको रोकना चाहिए और पुलिस वालों को थोड़ा और एक्यूरेसी से काम करना चाहिए जिससे निर्दोष लोगों की हत्या रोकी जा सके। बिल्कुल अशोक जी, आप काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और आपने पूरे प्रदेश की जो सिनेरियो को देखा होगा, लेकिन अभी बीते माह 15 अप्रैल को जो अतीक अहमद उसके भाई अशरफ की हत्या हुई, इसमें आप किसको दोषी मानते हैं कि ये प्रशासन का फेल्यूर था या फिर कानून व्यवस्था का कि पुलिस हिरासत में 2 यानी कि आरोपियों की हत्या की जानी? निश्चित रूप से प्रशासन का फेल्योर था। शासन की तरफ से जो आदेश दिए गए थे उसमें उसकी पूरी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी पुलिस प्रशासन की थी। कोर्ट से भी आदेश था कि उसकी पूरी सुरक्षा की जाए। लेकिन ये सब दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ हैं और इस तरीके की घटनाएँ चूँकि अचानक होती हैं, जी। तो ये कहना मुश्किल है लेकिन ये निश्चित रूप से पुलिस का फेल्योर है। जी, जी। इसके साथ ही विपक्ष योगी सरकार पर एक आरोप और समय-समय पे लगाता है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हों, कांग्रेस के लोग, कि योगी सरकार धर्म विशेष के लोगों को टारगेट कर उनका एनकाउंटर किया जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। हालाँकि अपराध के ग्राफ में देखें, जिन धर्म विशेष के लोगों की बात विपक्ष करता है, उनका अपराध का ग्राफ सबसे ऊपर है और खासकर लव जिहाद के मामले देखे जाएँ, जमीन कब्जा करने की बात देखी जाए या अवैध संपत्ति को एकत्र करने की बात देखी जाए तो धर्म विशेष के लोग सबसे आगे आते हैं। तो ऐसे में जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में, कितनी सही है या विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें कितनी सत्यता है या विपक्ष केवल वोटों की राजनीति करना चाहता है? मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए योगी सरकार का जहाँ तक प्रश्न है, उसके सारे ही जितने डिसीजन हुए हैं, वो सारे ही सर्वधर्म सर्व विकास के तरह रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे आपका राखी या उनके जो भी त्योहार हैं उसमें महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा का मुद्दा रहा हो। योगी सरकार एक पैटर्न पे काम करती है, चाहे आप अनाज के मुद्दे की बात कर लीजिए, जैसे आप घरों का जो था आवास देने की आप बात कर लीजिए। योगी सरकार एक पैटर्न पे काम करती है, उसमें इस तरीके से जाति के आधार पे बंटवारा नहीं होता। दूसरी बात जो आपने पूछी कि अपराधी, देखिए अपराधी किसी जाति धर्म विशेष का नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है और अपराधी जब होगा तो किसी भी जाति का होगा तो उसके साथ अगर सरकार सख्त नहीं होगी
तो फिर बहुत गलत मैसेज जाता है। आप उत्तर प्रदेश की घटनाओं में आपने पहले भी देखा कि किस तरह की घटनाएं होती थी। आप 50,000 रुपए लेके नहीं जा सकते थे। आज आप आदमी निश्चिंत होकर रात में 9, 10, 11 बजे आराम से जाता है। बहू बेटियां देखिए पहले के मुकाबले काफी सुरक्षित हुई हैं। रेप की घटनाओं में आप डाटा एनालिसिस करिए, देखिए उसमें काफी कटौती हुई है। डकैती तो काफी ही डाउन हो गई है। तो इस तरह की घटनाओं से ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं शासन प्रशासन का डर माफियाओं के दिल में बैठ गया है। चूँकि योगी सरकार में बुलडोज़र का प्रयोग ज़्यादा होता है, इस वजह से माफिया को ये भी पता है कि अगर उसने कोई ऐसी घटना कर दी, तो जो उसने 10-20 साल में कमाया है, वो सारा का सारा साफ़ हो जाएगा। ये डर ही माफियाओं की कमर तोड़ रहा है और योगी सरकार इन्हीं वजहों से लोगों के दिलो-दिमाग पे थोड़ा मजबूती से अपनी पकड़ बनाने में सफल हो रही है। बिल्कुल, बेशक जिस तरीके से योगी सरकार की अपनी जो कानून व्यवस्था को लेकर नीतियाँ रहती हैं, वो बड़ी मजबूती से और बड़ी दृढ़ संकल्पित होकर उन कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाता है। एक सवाल जिस तरीके से दर्शकों के भी मन में कौंध रहा होगा कि विपक्ष के मन में कहीं न कहीं वह संदेह रहता है कि योगी सरकार धर्म विशेष के लोगों पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन यह भी है कि विपक्ष की नीयत में खोट दिखता है कि जब यहाँ विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, अब यहाँ पर अतीक और उसके भाई अशरफ पुलिस हिरासत में हत्या हुई, उसके बेटे अशद की पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई। इसके साथ ही 2 लोगों का नाम और जोड़ते हैं विपक्ष, वो है मुख्तार अंसारी और रामपुर से आजम खां का। ये संबंध कितना आप सही पाते हैं कि जहां एक ओर योगी सरकार धर्म विशेष के लोगों को नहीं देखती है, कानून व्यवस्था को देखती है, पर चाहे विकास दुबे हो या अभी हाल में ही पश्चिम में एक बड़े माफिया का एनकाउंटर किया गया, उससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार कई ऐसे एनकाउंटर कर चुके हैं जिसमें करीब 150 ब्राह्मण ऐसे अपराधी थे, अगर कहा जाए उसको लेकर भी जो विपक्ष ने घेरने का काम तो नहीं किया, एक सवाल तक नहीं उठाया, लेकिन मुख्तार और अतीक, अशरफ और आजम खां के नाम को लेकर ही किस प्रकार की राजनीति की जा रही है? जहाँ तक जातिगत बात है, योगी सरकार को मैं ये नहीं मानता कि वो जाति के आधार पे काम करती है, चाहे वो पंडित हो या मुस्लिम हो। मेरा ऐसा मानना है कि जो भी माफिया, मैंने पहले भी कहा कि जो भी माफिया है, वो किसी भी जाति या किसी भी वर्ग से बिलॉन्ग करता हो। जहाँ तक एनकाउंटर्स का और ये अशोक सवा जी, मेरा सवाल ये है कि 150 ऐसे एनकाउंटर हुए थे, जो अगर मैं साफ तौर से कहूँ कि ब्राह्मण समाज के ऐसे आरोपी थे जिनको पुलिस ने उनको एनकाउंटर में मार गिराया। ऐसे कई लोग थे, लेकिन उसके बावजूद भी केवल रामपुर से आजम खां का नाम, मुख्तार अंसारी का नाम, अतीक, अशरफ, अशद, यह नाम विपक्ष के मुंह पर क्यों आते हैं, उनकी जुबान पर क्यों आते हैं? उन लोगों के भी तो नाम लेना चाहिए। आखिर में उनके मुंह में दही क्यों जम जाता है? उनकी नीयत में खोट आप मानते हैं कि विपक्ष केवल धर्म विशेष के वोटों की राजनीति कर रहा है, सही कानून व्यवस्था की बात नहीं कर रहा है क्या विपक्ष? विपक्ष इसीलिए आपने देखा होगा पिछले जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, उन पर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। उसकी मुख्य वजह ही यही है, क्योंकि वो सिर्फ वोटों की राजनीति से ऊपर उठ के सोचने की स्थिति में नहीं रह गया है। आप बात कर रहे हैं, जैसा आपने अभी पूछा कि पंडितों का इतना हुआ और मुस्लिम्स का इतना हुआ, चूंकि पंडितों को वो वोटर बैंक नहीं मानते। वो मानते हैं कि पंडित और ठाकुर ये सब जो जातियां हैं, ये सब कहीं ना कहीं भाजपा के साथ हैं। मुस्लिम वोटों को वो मानते हैं कि वो उनकी तरफ है। इसीलिए मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए लगातार विपक्ष, सारा ही विपक्ष एकजुट होकर, देखिए आप, मुस्लिम और पिछड़ों की राजनीति करते हैं। जबकि योगी सरकार मुस्लिम और पिछड़ों की राजनीति से ऊपर उठकर सर्वधर्म सर्वविकास की बात करते हैं। कहीं न कहीं यही मुद्दा जन भावनाओं तक पहुँचता है और इसका अभी आपने कुछ ही दिन पहले निकाय चुनाव में आपने देखा कि मुस्लिम मतों का प्रतिशत भी कहीं न कहीं बढ़ा है। भाजपा में देखिए कि इधर सारे ही इलेक्शंस में मुस्लिम वोटों से लेके आपने जितने भी निकाय में जितनी जीत, जहां वो पहले हार भी रहे थे, वो भी उन्होंने जीत लिया। तो कहीं ना कहीं वो मजबूती के साथ दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहे हैं। उसका बेसिक रीजन ही यही है, क्योंकि वो सर्वधर्म सर्वविकास की बात करते हैं और ये जातियों की बात करते हैं, बंटवारे की बात करते हैं। और प्रिय दर्शकों, आपको यह बता दूं कि हमारे चैनल का मकसद किसी जात धर्म विशेष से नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात चल रही है। तो ऐसे में जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि धर्म विशेष के लोगों का एनकाउंटर किया जा रहा है, तो जिस समय ये बात विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही थी, उसी समय ब्राह्मण महासभा की तरफ से करीब 150 लोगों की ऐसी लिस्ट जारी की गई थी और उन्होंने यह भी सवाल उठाया था कि यह ब्राह्मण समाज के लोग थे जिनका एनकाउंटर किया गया। इस पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस या अन्य दल के लोगों ने सवाल क्यों नहीं उठाए? केवल आजम खां, मुख्तार अंसारी या फिर
अतीक अहमद या अतीक अहमद से जुड़े परिवार या अन्य जो ऐसे लोग थे, उनके ऊपर विपक्ष क्यों इस तरीके की राजनीति करता है। मेरा मकसद केवल यही था। इसके साथ ही अशोक जी, क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी हाल में ही निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं, इसमें भी विपक्ष ने आरोप लगाया है कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, सत्ता का दुरुपयोग किया गया है। किस नज़रिए से देखते हैं, क्या ये वास्तविकता है? हालाँकि आपने देखा होगा, क्योंकि आप तो लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, काफ़ी अनुभव है, कई दृश्य आपने भी देखे होंगे कवरेज के दौरान। पूर्व में जब समाजवादी पार्टी की यहाँ 2012 से लेके और 2017 तक सरकार थी, उसमें तोताराम का आपने वीडियो देखा होगा कि वो जिला पंचायत के चुनाव में किस तरीके से मतपत्र लूट कर मुहर लगा रहे थे और अखिलेश यादव ने काफ़ी दबाव के बाद 1.5 महीने बाद उन्हें गिरफ्तार करवाया था। तो क्या विपक्ष की बात ये सही है कि उनकी सरकार में जब इस तरीके का भ्रष्टाचार होता था, हालाँकि अब ईवीएम भी हैं, मतपत्र भी हैं और कहीं भी ऐसा कोई वीडियो नहीं है, फिर भी आरोप लगाया जा रहा है, कितना सत्य है? देखिए, विपक्ष का तो काम होता है आरोप लगाना। आपने लगातार देखा होगा कि पहले भी जब सरकारें बनती हैं, अभी आपने कुछ ही दिन पहले देखा कर्नाटक में इलेक्शन हुआ। जी, अब वहाँ पर कर्नाटक में देखिए कोई आरोप नहीं है, जी। क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस जीत गई कांग्रेस ईवीएम जीत से, गई है। अब ईवीएम में धोखाधड़ी नहीं है, गड़बड़ी नहीं है। बिल्कुल सही जी, कहा आपने। तो अब देखिए ईवीएम में कोई धोखाधड़ी नहीं, यहाँ पर भी इलेक्शन हो रहा है। अगर यहाँ उम, सरकार बनती है भाजपा की तो धोखाधड़ी हो रही है, अगर दूसरे की बनती है तो धोखाधड़ी नहीं हो रही है। जी, जी। तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है कि विपक्ष तो अपनी इस तरीके की, अगर विपक्ष इसको तो सीधे हार मान लेना हो जाएगा ना, तो जी, विपक्ष का तो काम ही आरोप लगाना। जी। आगामी लोकसभा चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर अब तक लिए गए निर्णय, चाहे वह एनकाउंटर हो या पेशेवर अपराधियों को प्रदेश से बाहर करने का मामला हो, तमाम आरोपियों को जिलावदर करना हो, इस कार्रवाई का असर लोकसभा चुनाव पर कितना आप देखते हैं? हालाँकि विपक्ष ने पूरी कोशिश कर ली कि जनता के बीच में यह बताना कि सरकार कानून व्यवस्था का मज़ाक कर रही है, संविधान खतरे में है, न्यायपालिका बेकार है, इस तरीके के प्रचार विपक्ष ने ज़रूर किए। लेकिन ना 2022 के चुनाव में फ़ायदा हुआ, ना निकाय चुनाव में फ़ायदा हुआ। तो क्या 2024 में जो योगी आदित्यनाथ की छवि है, वो कामयाब रहेगी? और एक बार यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, कितनी भारतीय जनता पार्टी का मजबूती देख रहा है? देखिए, निश्चित रूप से भाजपा को इसका फ़ायदा मिलेगा। कितनी सीट है, ये तो अभी कहना जल्दबाज़ी होगी। लेकिन भाजपा के कानून व्यवस्था पर भाजपा की जनता में जिस तरीके का इनको समर्थन मिल रहा है, जैसा कि अभी निकाय चुनाव में भी आपको देखने को मिला, तो उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से भाजपा मजबूत बन के उभरेगी। अभी जैसा अभी प्रतीत हो रहा है, आने वाला चूँकि राजनीति में इतनी जल्दी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाज़ी होगी। लेकिन जैसा अभी प्रतीत हो रहा है कि भाजपा में योगी जी को धीरे-धीरे मजबूती मिलती जा रही है, क्योंकि इनकी कानून व्यवस्था बहुत ही मजबूत है और कानून व्यवस्था ही उत्तर प्रदेश के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। और जहाँ जैसा कि आपने अभी दूसरे स्टेटों में भी देखा, अब तो योगी मॉडल दूसरे स्टेटों में भी अप्लाई होना शुरू हो गया है। अभी देखिए बिल्कुल, मध्य प्रदेश में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है। असम में भी आपने जी, देखा कि असम में। बहुत सारी चीज़ें, जी, अभी देखिए आपके उत्तराखंड में बहुत सारी चीज़ें इनकी अप्लाई हो गई। जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि धीरे-धीरे योगी जी की नीतियाँ सफल हैं, इसीलिए दूसरे प्रदेश भी उसको अपने यहाँ लागू करने की चेष्टा कर रहे हैं। जी। और चूंकि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बहुत ही मजबूत है, धीरे-धीरे और भी मजबूत होती जा रही है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ तो इनको चुनाव में मिलेगा। बिल्कुल, कानून व्यवस्था की बात हो रही है। अंतिम सवाल अशोक जी, कि जिस समय लखीमपुर में तिकोनिया हत्याकांड हुआ था और अभी कल ही जो कोर्ट का फैसला आया है, उसमें आरोपियों को राहत दी गई है। इसमें किस तरीके से देखते हैं कि प्रशासन वहाँ किस तरीके से नतमस्तक हो गया सत्ता के आगे, या फिर कि सही मायने में किसानों को उसमें न्याय नहीं मिल पा रहा है? नहीं, प्रशासन नतमस्तक हो गया ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, ये सच है कि वहाँ पर उस तरीके का न्याय उनको अभी नहीं मिल पा रहा है। और अब इसको तो अभी थोड़ा-सा देखना, थोड़ी जल्दबाज़ी हो हालाँकि जाएगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी मामला माननीय कोर्ट में विचाराधीन है और इसमें फैसला भी आना है। लेकिन जो सवाल है प्रभात गुप्ता हत्याकांड को लेकर, कि उसमें जिस तरीके की दलीलें दी गई हैं, उसमें आरोपी अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। आप कितना सत्य मानते हैं? क्या ये पॉलिटिकल पूरा जो खाका तैयार किया गया था उनको फँसाने को लेकर? क्योंकि वहाँ अचानक एक जनसभा में भारी संख्या में किसानों की भीड़ पहुँचना, फिर उपद्रव होना और ये घटनाक्रम होना। आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये विपक्ष पोषित था या फिर अचानक मानते हैं? हत्याकांड को आप किस रूप में देखते हैं? उस क्योंकि हत्याएँ दोनों तरफ हुई हैं।
उसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी मरे हैं और इसके साथ ही किसान भी मरे हैं। उस हत्याकांड के बहुत सारे विजुअल्स मौजूद हैं, वो सारे कोर्ट में सम्मिलित भी हो चुके हैं। चूंकि मामला अभी कोर्ट में है, इसलिए इस मुद्दे पे कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। मुझे लगता है इस मामले में थोड़ा वेट करना चाहिए और कोर्ट के डिसीजन का इंतजार करना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार अशोक सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर तमाम जानकारियां दे रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि जिस तरीके से प्रयागराज में अतीक और अशरफ का पुलिस हिरासत में मर्डर होना, ये एक तरीके से कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बुलडोजर एक प्रतीक बन जाना, यह जनता के लिए हितकारी है और जनता इससे संतुष्ट दिखाई दे रही है। लगातार चाहे 2022 का चुनाव हो, अभी हाल में संपन्न हुए निकाय चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिला है। जनता देख रही है किस तरीके से योगी आदित्यनाथ पेशेवर अपराधी, माफिया और संगठित गिरोह चलाने वाले लोगों पर जो कार्रवाई हो रही है, वो जनता के हित में है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 में 37 साल का रिकॉर्ड तोड़कर दोबारा यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग किया और मुख्यमंत्री बने। और अभी तक हमेशा उन्होंने रिकॉर्ड रचते आए हैं। निकाय चुनाव संपन्न हुआ, इतिहास में पहली बार सभी 17 नगर निगम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत की। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था एक नई नजीर पेश करेगी और भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से यहाँ जीत सकती है। हालांकि ये परिणाम जब आएंगे तब पता लगेगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था लोकसभा चुनाव में कितनी मजबूत दिखाई दे रही है। फिलहाल जनता संतुष्ट है, आम आदमी यहाँ संतुष्ट हैं। अब चैन स्नैचिंग नहीं होती है, खुलेआम हत्याएं नहीं होती हैं, महिला अपराध कम हो गए हैं। आज हमारी बालिकाएं बाहर अपने स्कूल जा सकती हैं, कहीं बाहर कोचिंग जा सकती हैं। इन चीजों से उत्तर प्रदेश की जनता राहत महसूस कर रही है। व्यापारियों के साथ लूटपाट नहीं हो रही है। ये जो घटनाएं थी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भय से अपराधियों ने कम कर दी हैं। बहुत से अपराधी अपने गले में तख्ती बांधकर खुद थानों में सरेंडर करते हुए नजर आए हैं। तमाम अपराधी ऐसे भी हुए हैं जो खुद जेल जाने को लेकर बेताब दिखाई दे रहे थे और थानेदार से अपने को हिरासत में लेने को भी बात करते हुए दिखे थे। हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ पत्रकार अशोक सिंह जी। देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज़ आप।